कश्ती लहरों से टकराती है तभी तो किनारे नसीब होते हैं। समुद्र का क्या है, लहरें तीव्रता से आती हैं और शांति से चली जाती हैं और समुद्र वहीं का वहीं ठहरा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कोहली। इस वक्त सनसेट टीवी की टीम आ पहुंची है आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश यानी कि विशाखापट्टनम में, यानी लोकसभा क्षेत्र विशाखापट्टनम, जिसे यहाँ के लोग वाइजैक भी कहते हैं। ये एक सांस्कृतिक शहर है, निश्चित रूप से पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बीचेस भी हैं और यहाँ से पहली बार लोकसभा यानी कि संसद में पहुँचे हैं यहाँ के सांसद श्री भरत। आपको इस संसदीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही जानेंगे कि नए चुनकर आए सांसद से यहाँ के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, साथ ही यहाँ पर विकास के कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो ये भी बताएंगे पर्यटन की दृष्टि से यहाँ के लोग यहाँ के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और अब तक क्या कुछ हो गया है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। सुनहरी रेत, गहरे नीले समंदर और लहरों की मधुर आवाज के बीच बसा एक शहर, जहां हर कोने में इतिहास की गूंज और आधुनिकता का तेज कदम है। यह है विशाखापट्टनम। इसे शिप बिल्डिंग की राजधानी, ज्वेल ऑफ ईस्ट कोस्ट, वाइजैक और सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के 4 स्मार्ट शहरों में से एक विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी के किनारे और पूर्वी घाट की हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह न सिर्फ भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय शहर है, बल्कि दक्षिण भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर भी है। प्राचीन काल से एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध विशाखापट्टनम ने ब्रिटिश काल में अपने शिप बिल्डिंग उद्योग के लिए खूब नाम कमाया और आज भी यह भारत का 5वां सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट और देश का सबसे पुराना शिपयार्ड होस्ट करता है। लेकिन विशाखापट्टनम सिर्फ व्यापार और उद्योग का केंद्र नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी यह अग्रणी है। आंध्र विश्वविद्यालय, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान IIPE और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय IMU जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाती हैं। इसके साथ ही भारतीय नौसेना का पूर्वी नौसेना कमांड मुख्यालय और दक्षिण कोस्ट रेलवे का जोनल मुख्यालय भी यहाँ स्थित है। शहर की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसके समुद्र तटों, सांस्कृतिक स्थलों और प्राकृतिक दृश्यों में बसी है। पर्यटक यहाँ की शांति और सांस्कृतिक धरोहरों में खो जाते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे साफ शहरों में एक विशाखापट्टनम एक ऐसी जगह है जो न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व बल्कि अपने आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विविधता के कारण भी बेहद खास है। हमारे साथ हैं विशाखापट्टनम से पहली बार लोकसभा यानी कि संसद भवन तक पहुंचे फर्स्ट टाइमर MP हमारे साथ हैं श्री भरत। बहुत बहुत स्वागत है आपका भरत जी। दीक्षा जी, लोकसभा में पहुंचना बतौर सांसद, पहली बार टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में कदम रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। 2019 में भी आप इलेक्शन में उतरे थे, 4000 मतों से करीबन आप हार गए थे, लेकिन 5 लाख के डिफरेंस से इस बार लोगों ने आपको भारी बहुमत देकर लोकसभा तक पहुंचाया। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी, ये जो जीत है, फीलिंग्स है लोकसभा तक पहुंचने की, ये क्या है, कैसी हैं? पहली बार उस भवन में प्रवेश करना। MP के लिए कंटेस्ट करना ही बहुत एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है।
मुझे मिला क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ और मेरा ग्रैंडफादर यहाँ विशाखापट्टनम में 2 बार टीडीपी से एमपी बने थे। तो जब मेरा उम्र छोटा था और तब से मुझे ये एमपी का लाइफ क्या है, क्या काम करना है, वो देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो ये सब कुछ नया नहीं है, पार्लियामेंट को पहले भी जा चुका हूँ, मगर इस बार एक विज़िटर जैसा नहीं, एक एमपी जैसा जाना है, अलग है। మతుకుమిల్లి శ్రీభరత్ అను నేను లోక్సభ సభ్యుడిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నా బాధ్యతలను శ్రద్ధాశక్తులతో మరియు అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని దేవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। पहली बार सांसद बनने वाले श्री भरत केवल 35 वर्ष की उम्र में संसद में कदम रखकर युवाओं के लिए मिसाल बने। वे तेलुगु देशम पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने 2024 के चुनाव में लगभग 5 लाख वोटों के विशाल अंतर से जीत हासिल की। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले श्री भरत विश्व स्तर की शिक्षा के ध्वजवाहक हैं। उन्होंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए और एमए एजुकेशन का संयुक्त डिग्री प्रोग्राम पूरा किया। वे गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीतम के अध्यक्ष हैं और कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के संस्थापक भी हैं। श्री भरत न केवल शिक्षा बल्कि सार्वजनिक नीति और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्ष 2025 के बजट सत्र तक उनकी संसद में 90% उपस्थिति के दौरान 6 तारांकित और 59 अतारांकित प्रश्नों समेत कुल 75 सवालों के साथ उन्होंने संसद में सक्रियता का परिचय दिया है। Number of colleges that have increased from 37,000 to 44,000. The number of central government institutions, the institutes of national importance have doubled from 75. उनके प्रयास क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे विशाखापत्तनम पोर्ट पर प्रदूषण, रेल सुविधा, शिक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना और मेट्रो ट्रेन परियोजना की स्थिति पर केंद्रित रहे हैं। वाइजैक की जनता ने श्री भरत को एक युवा, शिक्षित और दूरदर्शी नेता के रूप में चुना है। उनके नेतृत्व में ये क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद कर रहा है। आइए जानते हैं कि श्री भरत किस प्रकार अपने क्षेत्र और देश के लिए योगदान दे रहे हैं। वाइजैक में 15 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। अकेपालम एरिया में हम लोग का बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है पहले को लेके अभी तक, क्योंकि पहले इतना टूरिस्ट लोग यहाँ पे नहीं विजिट नहीं करते थे। अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि हम लोग का बीच रोड और टूरिस्ट प्लेसेस और गार्डन्स, ये सब बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का अभी मेट्रो भी यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, थोड़े दिनों में काम चल रहा है। और एजुकेशन को लेके भी हम लोग को वाइजैक ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन आंध्रा को लेके बहुत अच्छा पढ़ाई और शिक्षा दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि वो यंगस्टर है और यंगस्टर्स को वो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दे। Bottom Sriram Murthy, like Dr. M.V.S. Murthy, present member of parliament, Sri Bharat's grandfather. He did, Dr. M.V.S. Murthy also did lot of service. 2 times he was MP here. This constituency nourished by them, but peculiar development from last 6 months after this Sri Bharat's election as MP, we are observing. Citizens, particularly this constituency voters, are observing. Why? Because a different style of functioning. Present MP compared to the previous MPs, even to his grandfather working also. He doesn't commit. If he commits, he doesn't go back. अच्छा, आपको लोगों ने इलेक्ट किया, आप बतौर सांसद बनकर लोकसभा तक पहुंचे। आपने 7 प्रॉमिसेस किए थे। मेरी आपके संसदीय क्षेत्र में बहुत से लोगों से बातचीत हुई। लोगों का कहना है कि श्री भरत अगर प्रॉमिस करते हैं तो उससे मुकरते नहीं है। मतलब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। 7 प्रॉमिसेस के बारे में समझना चाहूँगी और अब तक आपने कितना काम किया है उन पर। 2019 और ये 24 में भी मैंने एक प्रॉमिस भी जो मैं नहीं कर सकता हूँ नहीं दिया हूँ। जब कैंपेन में है, बहुत लोग जो वेल विशर्स हैं बोलते हैं कि बोल दो अभी, कुछ हार्म नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के बाद इनको भी कुछ उम्मीद नहीं है कि आप पूरा आपके
बात आप करोगे। मगर मैंने बोला कि हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम ही बोलूँगा, मगर जो मैं बोलूँगा वो मैं करूँगा। तो ये 7 प्रॉमिसेस बहुत हम सोच के डिस्कस करके एक टीम में ये और स्टेट का एजेंडा भी मिला के सोचे कि क्या होना चाहिए। और इसमें 3 इशू ज़्यादा बड़े इशू हैं, स्टेट लेवल इश्यूज़ हैं। एक ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे और उसको अभी प्रॉफिटेबिलिटी लेके आना है। तो ये नया गवर्नमेंट में बहुत सपोर्ट आया है ऑलरेडी। 1650 करोड़ बजट से अलग अभी एलोकेट हुआ और प्रोडक्शन भी अभी एक फर्नेस शटडाउन हो गया, 2 फर्नेस शटडाउन हो गया, इसमें अभी एक फिर ऑन हुआ और प्रोडक्शन 100% से ज़्यादा बन रहा है अभी। तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट रिवाइवल पहला प्रॉमिस था। दूसरा, यहाँ रेलवे जोन अनाउंस हुआ, सो रेलवे जोन एस्टैब्लिशमेंट और वॉल्टेयर डिवीज़न वो 100 साल से है। हम यहाँ पूरे लोग की ये डर है कि जोन आएगा मगर डिवीज़न जाएगा। तो मेरा कमिटमेंट था कि जोन भी आएगा और डिवीज़न भी यहाँ ही रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो वो दूसरा है। On the whole, this zone is now on track to get operationalized. We have also appointed one OSD, operation on special duty, so that all the operational matters which need to be considered while making this zone operational can be checked in full detail, and as and when the operational matters are checked in full detail, we'll have a common discussion between all the stakeholders and then take it forward. तीसरा है कि पोलवरम प्रोजेक्ट जो पूरा आंध्रा के लिए एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होगा। तो पोलवरम अगर पूरी होगा तो पानी अभी लेफ़्ट कैनाल से यहाँ उत्तरांध्र तक आएगा और पानी आने के बाद ये सिटी का फ्यूचर या आसपास में कुछ इंडस्ट्री आएगा तो सबके लिए वाटर सफिशिएंट होगा। तो वो तीसरा था। फोर्थ था पोल्यूशन। यहाँ पोर्ट है, पोर्ट में ये कोल हैंडलिंग ज़्यादा होता है तो इसलिए ब्लैक डस्ट। और यहाँ मेरा घर में भी अगर मैं विंडो या डोर ओपन रखा हूँ तो 2-3 दिन के बाद फ्लोर पूरा काला हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया है इसलिए, पोर्ट की वजह से कोल हैंडलिंग, ये मटेरियल हैंडलिंग की वजह से। तो वो इनहेल भी करते हैं हम और रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं। और दूसरा, जो भी शहर बड़ा है उसमें क्लीनलीनेस का इशू होता है। तो पहले विशाखापट्टनम नंबर 2 मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में अवार्ड जीता था, मगर लास्ट 5 इयर्स थोड़ा रैंकिंग नीचे हो गया। तो वापस वो अभी हम लेके आएंगे, पोल्यूशन कम करेंगे। वो 4th पॉइंट था। 5th था, पहले गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर मेजर इशू बन गया। लैंड कब्ज़ा होते थे और बहुत कुछ क्राइम बढ़ गया। तो लॉ एंड ऑर्डर पीस लेके आएंगे विशाखापट्टनम को। यहाँ बहुत पीस लविंग लोग हैं को यहाँ इतना फाइट करना पसंद नहीं करते हैं। तो वो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करेंगे, वो 5th इशू था। 6th था बहुत मेजरेबल, 1 लाख जॉब्स यहाँ युवा के लिए लेके आएंगे, नया जॉब्स। और 7th था इंफ्रास्ट्रक्चर। और 7th इशू था रोड्स एंड ब्रिजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो थोड़े रोड्स हैं, मेजर रोड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 2-3 ऑलरेडी शुरू हो गए हैं और बाकी अभी शुरू होंगे। और टूरिज़्म भी यहाँ बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहिए क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, हिल्स है, बीच है, सो वेरी रेयर सिटी। सो टूरिज़्म का इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा लेके आना है, नॉट जस्ट फॉर विशाखापट्टनम, पूरा ये नॉर्थ आंध्रा का रीजन के लिए। मैं आती हूँ नेक्स्ट सेगमेंट पर और नेक्स्ट मेजर फोकस एरिया टूरिज्म। विशाखापट्टनम कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने के दौरान कई टूरिस्ट से हमारी बातचीत हुई। कई टूरिस्ट ने ये कहा कि हम पहली बार नहीं, हम दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार इसलिए आए हैं क्योंकि हमें विशाखापट्टनम बहुत पसंद आया, खासतौर पर इसलिए क्योंकि यहाँ के बीचेस बहुत मेंटेन्ड है। सफाई पर उन्होंने बहुत बातें रखी कि सफाई बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए हमारे सेकंड टाइम है। आफ्टर मैरिज हम लोग जस्ट आए थे, उसके बाद हमारी मैरिज अभी 2.5 साल हो गई है, फिर सेकंड टाइम हम लोग यहीं आए हैं। सो वेरी नाइस प्लेस। It is very nice, ma'am, to visit this time again. And I want to say about beaches. All the beaches are very good here. First, I want to say about Yerla Beach. That is very nice beach. And after Yerla Beach, that lighthouse is very nice.
एंड देन ऋषिकोंडा बीच इन लास्ट। अभी जैसे हम यहाँ पे साफ़ सफाई की बात करें तो रोड्स जो है वो ऑलवेज़ क्लीन ही नज़र आती है हमको। मैंने रात में निकला तो देखा कि रात में सफाई कर्मी यहाँ पे रोड साफ़ करते थे, वो बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा मुझे यहाँ का। वैसे हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में भी होती है सफाई रात में, लेकिन हमारे यहाँ दिन में देखोगे तो आपको उतना साफ़ नहीं दिखेगा जितना हमको यहाँ देखने को मिला। मैम जो व्यू जो दिखता है कैलाशगिरी से, मुझको नहीं लगता कि यहाँ कहीं से भी वो व्यू वो नज़ारा जो दिखता है, मतलब पूरा मुझको जो विशाखापट्टनम एक अलग ही सुंदरता लिए हुए, और आप जिस कोने में जाएंगे वो अपनी खूबसूरती लिए हुए। इंडिया के ऑलमोस्ट एरिया हम घूम चुके हैं, मतलब जो यहाँ जो लगता है इस सी बीच में, वेरी नाइस। This is the amazing place ever I went everywhere in the world. टूरिज्म को और बढ़ावा मिले, बीचेस पर और काम हो, टूरिज्म को और प्रमोट किया जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये एक प्रॉब्लम है नॉट जस्ट इन आंध्रा, पूरा देश में, कि इंडिया का जब जो पोटेंशियल है टूरिज़्म में हम वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ है इंडिया में जो हम पूरा वर्ल्ड को दिखा सकते हैं। विशाखापट्टनम में भी है, यहाँ से जब लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से अरकू जा सकते हैं, सिमाचलम टेम्पल को जा सकते हैं, विजयनगरम में एक बड़ा फोर्ट है वहाँ जा सकते हैं। और सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए यहाँ आना, बीच में वॉक करना, बीच के अंदर जाना, ये सब के लिए पहले मार्केटिंग का बजट और बढ़ना चाहिए। बहुत लोग को विशाखापट्टनम कहाँ है, विशाखापट्टनम कैसा होगा, बहुत लोग को मालूम भी नहीं है। पहले बार जब आते हैं देखते हैं और इतना अच्छा शहर है, हमको क्यों नहीं मालूम था पहले। तो अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग बजट और बढ़ना चाहिए टूरिज़्म में। फोकस एरियाज़ की अगर मैं बात करूं स्पेशली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो क्योंकि ये समुद्र के बिल्कुल तट पर है तो निश्चित रूप से पोर्ट है, लेकिन मछुआरों की आजीविका भी यहाँ पर निर्भर करती है। जहाँ तक नज़र जाती है दूर दूर तक सिर्फ मछुआरे और बोट्स नज़र आती है। हो भी क्यों ना, ये बंदरगाह है, यानी कि ये समुद्री तट पर बसा एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जो आजीविका है वो मत्स्य पालन यानी कि फिशिंग पर निर्भर करती है। वाइजैक यानी कि विशाखापट्टनम संसदीय क्षेत्र, यहाँ का एक फोकस एरिया या यूं कहूँ कि एक प्राइम फोकस एरिया फिशिंग भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाइजैक फिशिंग हार्बर पर। आइए यहाँ पर मछुआरों के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनकी उम्मीदें क्या है, यहाँ के सांसद से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और अब तक इस संसदीय क्षेत्र में यहाँ के मछुआरों के लिए यहाँ के सांसद के द्वारा क्या कुछ किया गया है, या फिर वो आगे क्या कुछ योजनाएं उनके लिए लेकर आए हैं। विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर में दो तरह की नावें होती हैं, मशीनीकृत और मोटर चालित। यहाँ 700 से अधिक मशीनीकृत नावें हैं और लगभग 1000 छोटी मोटर बोट्स हैं। हमारी हर नाव में जीपीएस, इको साउंडर और VHF सेट होते हैं। ये तीनों उपकरण हर नाव में लगे हैं। पहले ये हमें राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे। हाल ही में हमारे सांसद श्री भरत जी ने केंद्र सरकार से एक और उपकरण ट्रांसपोंडर मंगवाया और हर नाव पर इसे स्थापित करवाया। उन्होंने खुद इसमें पहल की और स्वयं रहकर हर नाव में इसे लगवाया। हमारे विधायक भी इस काम में शामिल हुए और अपना समर्थन दिया। आप सभी जानते हैं कि ट्रांसपोंडर का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई नाव समुद्र में किसी भी आपात स्थिति में फंस जाती है, चाहे उसमें आग लग जाए या कोई मछुआरा बीमार हो जाए, तो ट्रांसपोंडर के जरिए तुरंत सूचना कोस्ट गार्ड या नौसेना को पहुंचती है। वे तुरंत आते हैं, उस व्यक्ति को बचाते हैं और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अगर आग लगी हो तो तुरंत आकर उसे बुझा देते हैं। इसलिए ट्रांसपोंडर बहुत उपयोगी है। तूफान के कारण जो नुकसान हुआ उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला। हम यह बात अपने सांसद से कहेंगे, वे अच्छे इंसान हैं और हम उनसे कहेंगे। हमारे सांसद भरत जी बहुत अच्छे प्रतिनिधि हैं और हम फिर से उनके पास ये कहने जा रहे हैं, अगर वो चाहें तो निश्चित ही हमें सहायता मिल सकती है। మా ఎంపీ గారు భర్త గారు నుంచి మాకు మంచి అన్ని పనులు బాగా చేస్తున్నారండి। पिछली बार भी जब मछुआरों के तेल और सब्सिडी में समस्या आई थी तो श्री भरत जी ने खुद आगे आके हमारे कार्ड फिर से बनवाए। हमने उन्हें
तेल सब्सिडी के पैसे दिलवाने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पैसे जमा करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे लिए जो मछुआरों का भत्ता है वो भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो भी जल्द ही आपके खाते में जमा करवा दिया जाएगा। भरत जी हमेशा हमारी मदद करते हैं और आगे भी कर रहे हैं। अब जो बोट ओनर्स हैं या जो फिशरमैन हैं उनकी कंप्लेंट्स भी हैं। वो कहते हैं कि लगभग 2 महीने जब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पानी के बीच में नहीं जा सकते, तो सरकार की ओर से हमारे को एक निश्चित राशि का वादा किया गया था, लेकिन हमें वो राशि नहीं मिली। ऐसे में हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी बात उठाई जाए। हाँ, वो तो आपने क्या किया उनके लिए, या क्या आपने उनकी कोई समस्या सुनी? वो डाउन पीरियड है, वो समर के टाइम में, और पहला प्रॉमिस था हमारा ये पेंशन करना है। पिछले गवर्नमेंट में पेंशन 3,000 था और वो प्रॉमिस वो लोग इलेक्शंस के पहले दिए थे, मगर 3,000 सिर्फ 1 साल के लिए दिए। तो अभी 3,000 को हम 4,000 एक ही शॉट में पूरा स्टेट के लिए करे थे। तो ये जो अलाउंस है वो डाउन सीजन में 2 महीने के लिए फिशरमैन को मिलना चाहिए, और वो वही नहीं, बाकी ये भी करना चाहिए उनको। नेट्स कुछ डैमेज हुए तो नए नेट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर बोट्स का इंजन कुछ डैमेज हुआ रिपेयर करने के लिए, फायर एक्सीडेंट कुछ हुआ तो इंश्योरेंस मिलना चाहिए। और रिसेंटली अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, हर बोट में एक GPS और गाइडेंस सिस्टम इंस्टॉल करना। अभी सब फिशरमैन बोट में, मेजर बोट्स में लगा दिए। अभी फ्यूचर में छोटा GPS आएगा, वो छोटा बोट में भी लगाने के लिए, और तो वो सेफ्टी बढ़ जाएगा। कितना भी दूर जाएंगे, हम कुछ हुआ तो वो GPS अथॉरिटीज़ को बोल देगी और हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये बात मछुआरों ने भी हमें बताई कि GPS की प्रोटेक्शन पर हमारी बातचीत हुई और काफ़ी GPS सिस्टम इनेबल भी हुए हैं। शायद 300-400 बोट में जी वो इंस्टॉलेशन हुआ। और यहाँ ये पूरा स्ट्रेच में अभी 2 तरह की फिशरमैन है। एक जो मैकेनाइज्ड बोट्स को लेके जाते हैं, वो नेट्स अलग है, और जो छोटे बोट में जाते हैं वो नेट्स अलग है। तो मैकेनाइज्ड बोट्स वाले वो नेट्स को जब वाटर में डालते हैं ना, तो ये छोटा एग्स और फिश सब मर जाते हैं। तो उसका कुछ रूल है कि इतना किलोमीटर के अंदर वो नेट नहीं डालना है, और वो अंदर ये छोटा नेट और छोटा बोट ही करना चाहिए। मगर थोड़ी बहुत ये फाइट चलता रहता है, क्योंकि हर एक को और पैसा अर्न करने के लिए कुछ गलती होते रहते हैं, तो वो भी बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल इकोसिस्टम होना है। क्योंकि अगर जब वो एग लेइंग सीज़न है, हैचिंग सीज़न है, उस टाइम में आप वो नट्स लगाए और सब मर गए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। युवाओं का भविष्य बहुत अहमियत रखता है अगर हमें आगे विकसित भारत बनाना है तो। ऐसे में एजुकेशन पर बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये बोलूँ कि MP बनने से पहले आपके पास पहले से ये क्षेत्र था काम करने के लिए, निश्चित रूप से आप करते भी आए होंगे। आपने बहुत लोगों को स्कॉलरशिप दी होगी, या उनके उत्थान के लिए काफ़ी काम किया होगा, या जब हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ओनर होते हैं तो बहुत से अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम मौका देते हैं। लेकिन जब हमारे कंधों पर 2 भार पड़ते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो है ही, लेकिन अब आपके ऊपर इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी भी है, तो लोगों की उम्मीदें डबल हो जाती हैं। कई उम्मीद से आते होंगे कि हमारे बच्चे को बेहतर शिक्षा चाहिए तो उसके लिए मदद कीजिए, लेकिन इसके अलावा भी आप सांसद बनने के बाद इस फील्ड में क्या करते रहे, और अब तक आपने कितने अंडर प्रिविलेज्ड या फिर वो बच्चे जिनको सिर्फ स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और वो दे कैन डू वंडर्स, उनको आपने प्रमोट किया? बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले किस तरह की जॉब्स अभी विशाखापट्टनम में मिल रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहिए। गीतम यूनिवर्सिटी यहाँ 1980 में लगाए हैं, अभी 44 इयर्स हो गए। तो पहले अर्ली 80s 90s में यहाँ लोग पढ़ते थे और आसपास में जॉब भी मिलता था, और नहीं तो हैदराबाद में है,
बाकी शहर में है। मगर पर्टिकुलरली लास्ट 10 ईयर्स मैं देख रहा हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं, अब अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको जॉब्स विशाखापट्टनम में नहीं मिल रहा। हाई एंड IT जॉब्स, सॉफ्टवेयर जॉब्स, सब कुछ हैदराबाद, बैंगलोर, नहीं तो US में ही है। तो लोग यहाँ पढ़ते हैं मगर जॉब के लिए दूसरा शहर को जाना पड़ता है। तो ये बहुत खुशी की बात नहीं है, मगर वही अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वो लोग जाते हैं। मीडियम एंड लोग को यहाँ मिलने की चांस है, मगर पूरा नहीं। लो एंड को ज़्यादा मिलेगा, मगर गीतम यूनिवर्सिटी बहुत मीडियम और हाई एंड लोग को ही केटर करता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन एक्सपेंसिव है। अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है तो साल को 3 या 4 लाख का पड़ेगा। BBA पढ़ना है तो 2-3 लाख पड़ेगा। तो एवरेज कॉमन मैन को ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जब मैंने प्रेसिडेंट बना था 2018 में, स्कॉलरशिप्स हम स्टार्ट किए हैं और पहली साल शायद 500 लोग को दिए हैं। अभी इस साल 2024-25 में पूरा एडमिशन 8,200 हुआ। उसमें ऑलमोस्ट 4,000 लोग को कोई तरह की स्कॉलरशिप मिला था। उसमें ज़्यादा लोग 90% लोग मेरिट स्कॉलरशिप मिला था। वो एंट्रेंस टेस्ट में जो रैंक आया, गीतम का खुद का एंट्रेंस टेस्ट है। अगर गीतम का एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिखे हैं, IIT JEE का टेस्ट और स्टेट का कुछ एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें भी अगर अच्छा रैंक आया तो मेरिट का स्कॉलरशिप मिलता है। और उसके ऊपर अगर उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स भी गीतम को सबमिट करते हैं और उनका इनकम 8 या 12 लाख से साल का फैमिली इनकम कम है, तो एडिशनल नीड स्कॉलरशिप भी अभी उनको मिल रहा है। तो मैं सोच सकता हूँ शायद बहुत गरीबी से 200-300 लोग को अभी गीतम में और एक्सेस मिल रहा है, मगर ज़्यादा लोग मिडिल क्लास, अबव मिडिल क्लास लोग ही गीतम में अभी पढ़ रहे हैं। मगर पूरा शहर का प्रॉब्लम है कि सिमिलर लो एंड मीडियम एंड जॉब्स ज़्यादा कुछ यहाँ मिलेंगे, मगर लाइफ में बढ़ना है, आगे जाना है, बहुत इनकम अगर अर्न करना है तो यहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं। अगर आप एक बड़ी फैमिली बिजनेस से आए हो और फैमिली बिजनेस यहाँ ही हेडक्वार्टर्ड है, वो ठीक है, मगर वो ऐसे लोग कितने होंगे? 500, 1000। बाकी सब लोग बाहर जाना पड़ रहा है। तो अभी वो चेंज करने की सोच बहुत स्ट्रांग है गवर्नमेंट में कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप शहर छोड़ के, नहीं तो स्टेट छोड़ के और दूसरे जगह की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाई एंड जॉब्स भी यहाँ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। गीतम में एक पूरा इनोवेशन और रिसर्च इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जिसका हम अगर बोलेंगे तो वेंचर डेवलपमेंट सेंटर करके एक डायरेक्टरेट है, वेयर वी एनकरेज बच्चे लोग को शुरुआत से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ जॉइनिंग, टू टेक पार्ट इन बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स, in solving real problems for the world. I'm studying in Geetham Deemed University. I'm a third year CSE student. Over here, the education is pretty much, you get to choose, handle academics as well as extracurriculars. It's the only college I think in Vizag where both have equal importance, and I'm really grateful for being part of Geetham University. The education here is really good, and there are quite a lot of seminars which are teaching about education regarding women and the safety of women, and there are some empowering seminars about women. There are also women colleges just for women, just for girls, so it is very in a large scale, so girls also get educated or something. इसके नाते उनको बाहर के इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस भी मिल जाते हैं, उनको स्मार्ट आइडियाथॉन्स पार्टिसिपेशन में मौका मिल जाता है। बायोमेड हैकाथॉन जो है हमारे गीतम में जो बनता है, वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देते हैं। सो वेंचर डेवलपमेंट सेंटर में हमारा पूरा मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को, हमारे छात्रों को, हाउ टू रियली गो एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, व्हाट वी कॉल ट्रांसलेशनल सॉल्यूशंस। सो ये हम करते रहते हैं। In fact, Mr. Bharat gives not a free education to poor people.
And if you see every year, the people are getting scholarship. The university is spending around 100 crores, 75 to 100 crores towards different kinds of scholarship to the students. So this includes merit-based scholarship and also includes the need-based scholarship. यानी कि आप पहले शिक्षा पर तो काम कर ही रहे हो, औद्योगिक क्षेत्र पर भी काम कर रहे हो कि आप यहाँ पर जॉब्स क्रिएट कर पाओ। मैंने गीतम विज़िट किया। गीतम विज़िट करने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बच्चों से बातचीत हुई, लेकिन दो चीज़ें बहुत अच्छी निकल कर आई। पहली ये जो कि आपकी वाकई तारीफ़ है, जब मेरी वहाँ के रजिस्ट्रार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक विज़न जो इनके दादाजी ने दिखाया था, आज उससे 3 गुना विज़न आगे लेकर आप जा रहे हैं। लेकिन द बेस्ट लाइन आई फाउंड देयर वॉज कि हम लोग एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, एम्प्लॉयर बनेंगे। इस विज़न के साथ आप वहाँ काम कर रहे हैं। इट वॉज़ इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट 12 स्कूल्स। यहाँ पर 11 हैं, 12वां नहीं है लेकिन जल्द आएगा। उस 12वें स्कूल के बारे में ही बात करना चाहूँगी जो आपके दिल के बहुत करीब है, कौटिल्य स्कूल। आज तक कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम लीडर्स का निर्माण करेंगे, लेकिन ये पहले तरह का स्कूल मुझे लगा जहाँ पर आपकी ये सोच है कि आप लीडर्स का निर्माण करना चाहते हैं जो पॉलिसी फ्रेम करेंगे। इसके बारे में समझना चाहती हूँ। हाँ, तो जो प्रिविलेज मुझे मिला था एक फैमिली में, बड़ा फैमिली में, और दोनों दादा एमपी थे, सब लोग को नहीं मिलता है ये ऐसा प्रिविलेज, ऐसा एक्सपोजर, ऐसा अपॉर्चुनिटी। मगर बहुत कुछ लोग हैं जो एजिटेटेड हैं पब्लिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, और बहुत कुछ चेंज करना चाहते हैं, मगर उनको कुछ गाइडेंस प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो कौटिल्य का इंस्पिरेशन ये है कि उनको हाई क्वालिटी पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन हम उनको देंगे, और वो मिलने के बाद वो लोग पहले अगर कुछ लोन लिए थे यहाँ पढ़ने के लिए, जॉब को जा सकते हैं, मगर हमारा उम्मीद है कि वो पॉलिटिकल और पब्लिक पॉलिसी स्फीयर में ही काम करेंगे। अभी ऑलरेडी 2 बैच ग्रेजुएट हुए हैं और मुझे ये खुशी है कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें पॉलिसी इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। वो कैंपेन मैनेजमेंट या रिसर्च थिंक टैंक्स या अभी पॉलिटिकल ऑफिस, मेरे ऑफिस में अभी 2 कौटिल्य स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, और हर साल हमको स्टूडेंट्स पूरा देश से आते हैं। एवरेज नंबर ऑफ़ स्टेट्स 15-16 स्टेट्स से हर एक बैच में स्टूडेंट्स हैं, और आधा से थोड़ा ज़्यादा मेन है, अबाउट 40% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो डाइवर्सिटी भी बहुत अच्छा है, और डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हैं, एंड देश को कुछ करना है, उनका वो एनर्जी भी दिखता है। तो हर ग्रेजुएशन में उनको मैं बोलता हूँ कि आपके ऊपर कौटिल्य बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाया है। अगर आप हमको फ़ीस 1 रुपये देते हो, हम आपके ऊपर 3 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हमारे एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर है कि आप बाहर जाओ और देश के लिए कुछ बड़ा करो। सोच छोटा मत रखो, मगर टाइम लगेगा। डे 1 आप MLA MP नहीं बनेंगे, और नहीं तो एक साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बनोगे, मगर वही फील्ड में रहो और काम करो, अच्छा वैल्यूज़ प्रैक्टिस करो, तो आपको रिकग्निशन आएगा। वो 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, मगर बहुत खुशी है मुझे। और उनका वो स्कूल का डीन भी एक बहुत अच्छा लीडर है, सैयद अकबरुद्दीन जी। पहले IFS ऑफिसर थे और यूनाइटेड नेशंस का एम्बेसडर थे इंडिया का, तो रिटायर होने के बाद हैदराबाद आ गए, और अभी ये स्कूल का डीन है पिछले 3 साल से। 34 साल की उम्र में आप संसद भवन पहुँचे। आपने पहली बार क्वेश्चन भी रेज़ किया, रेलवे से जुड़ा वो सवाल था, और रेलवे से जुड़े सवाल पर आपको आश्वासन भी दिया गया कि निश्चित रूप से आपको यहाँ से बेहतर रेल सुविधाओं और साथ में जो भी आपने डिमांड की उस पर मिनिस्ट्री की ओर से अच्छा रिस्पांस आया। पहली बार सवाल पूछने का एक्सपीरियंस ज़रूर जानना चाहूँगी, साथ ही आज की डेट में उस पर कितना काम हो रहा है, रेलवेज़ पर आपने कितना काम किया है? तो मैंने ये स्टार्ट क्वेश्चन के लिए डे 1 से ट्राई किया था, मगर शायद मेरा 32nd डे इन पार्लियामेंट मुझे वो चांस मिला, और पहला क्वेश्चन था, तो मिस करने की कुछ चांस भी नहीं था। तो रिटन क्वेश्चन में
वाइजैग से जो ट्रेन ओरिजिनेट हो रहे हैं उसके बारे में पूछा था, मगर जो हाउस में पूछा था वो था ये साउथ कोस्ट रेलवे ज़ोन के बारे में। रेलवे ज़ोन अनाउंस हुआ, मगर मेरा क्वेश्चन था कि रेलवे ज़ोन अभी जो गवर्नमेंट टेंडर अनाउंस की और टेंटेटिव प्लान भी दिखाई है, तो सब लोग को अभी कॉन्फिडेंस आ गया कि ज़ोन आ रहा है और 2-3 साल में पूरा बिल्डिंग भी बन जाएगा। मगर मेरा सवाल था, रिक्वेस्ट था कि वो पूरा बिल्डिंग बनने से पहले ही यहाँ टेम्परेरी ऑफिस में ज़ोन शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहले 2002 में वो हुआ था। जुलाई में 4 ज़ोन अनाउंस हुआ और अप्रैल 2003 में वो 4 ज़ोन टेम्परेरी फैसिलिटीज़ में स्टार्ट किए थे। तो मंत्री जी बोले कि वो अच्छा प्रश्न है और वो स्टेट गवर्नमेंट और रेलवेज डिपार्टमेंट से डिस्कस करके क्या करना है बोलेंगे। तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि ज़ोन टेम्परेरी फैसिलिटी में भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था कि वो एवरेज ट्रेन ऑफ द स्पीड्स, अभी वंदे भारत ट्रेन पूरा देश में आए हैं, रेटेड कैपेसिटी 130 किलोमीटर्स पर आवर है, मगर एवरेज स्पीड 75-80 किलोमीटर्स जा रहे हैं। तो वो स्पीड, एवरेज स्पीड और बढ़ना चाहिए। तो उसके बारे में मंत्री जी बोले थे कि वो ट्रैक अपग्रेडेशन अभी पूरा देश में चल रहा है, आंध्रा में भी चल रहा है। तो जब ट्रैक का अपग्रेडेशन और सेफ्टी बढ़ता है ना, ट्रेन का कैपेसिटी और यूटिलाइज होगा। तो अभी 75 एवरेज स्पीड अगर 95 या 100 को गया है, तो अभी डेस्टिनेशन और बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे और शॉर्ट डेस्टिनेशंस में फ़्लाइट भी ज़रूरत नहीं होगा, ये वंदे भारत ट्रेन ठीक होगा। अगले 5 साल में, मतलब आपका पूरे टेन्योर ख़त्म होने तक, आप विशाखापट्टनम को कहाँ तक देखते हैं? ऐसा मुझे बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि बोलना कम करना है और काम ज़्यादा करना है। तो वो 7 प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस तो हम कमिटेड काम करेंगे। कॉन्फिडेंस है कि हर प्रॉमिस उसमें हो जाएगा और जो कुछ भी अलग ज़्यादा होगा वो बोनस है। पर्सनालिटी तो एक ही है कि जो कर सकता हूँ करूँगा और जो नहीं कर सकता हूँ आपको बोल दूँगा कि मुश्किल है। तो वो आइडेंटिटी मुझे रिटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स में बहुत लोग ऑनेस्टी कम है, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। तो मुझे ये जो मेरे ऊपर वो एक स्टैम्प या लेबल है वो प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि पावर में आने के बाद भी जो बात पहले बोलता था अभी भी वही तरह की आदमी है। ये अभी भी सिंपल है, ग्राउंडेड है, मिल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और ऑनेस्ट रिस्पॉन्स देगा। तो दैट इज़ द गोल, ऐसे काम करेंगे। निश्चित रूप से आप ज़मीन से जुड़े हैं और लोगों को भी यही लगता है कि आप बहुत जल्दी सबसे मिल लेते हैं, सबकी बात सुन लेते हैं और उस पर काम भी करते हैं। और जब एक यंग सांसद, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब लोगों के उत्थान के लिए आगे आता है तो निश्चित रूप से विकास ज़रूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी को इतना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने 7 वादों पर खरे उतरेंगे और विशाखापट्टनम को अपार विकास ज़रूर दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी संसदीय क्षेत्र विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैग से संसद टीवी की खास रिपोर्ट। इस क्षेत्र में जहां अपार चुनौतियां हैं, वहीं अपार संभावनाएं भी हैं। कुछ चीज़ें जो इस लोकसभा क्षेत्र की विशेषताओं को बयां करती है वो है यहां आने वाले टूरिस्ट, समुंदर की लगातार आती लहरें, यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, यहाँ के लगातार चलते पोर्ट्स और एक बुलंद इरादा यहाँ के युवा सांसद श्री भरत का इस लोकसभा क्षेत्र को बुलंदियों तक पहुँचाने का। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे एक और संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।